आपको नहीं लगता रमेश ठाकुर जी, जो असुद्दीन ओवैसी हैं वो एक कौम का पॉलिटिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो उनका आधार वोट बैंक बने, ऐसी उनकी पहली इच्छा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो उस तरीके से मुस्लिम कॉज का वकालत नहीं कर सकती जैसी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर सकती है। और यही मजबूरी है जिस वजह से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ग्रोथ होता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों में भी ये आक्रोश है कि ये जो तथाकथित जो अपने को कहते हैं मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर पॉलिटिक्स करता हूं, उनमें ऐसा लगने लगा है कि ये सारे लीडर्स हमारे कॉज के लिए नहीं लड़ते हैं। जबकि यही ऐसा कौम था जो पहले ये मानता था कि अगर हम अपने कौम का नेता ढूंढने लगे तो शायद हमारे लिए इस देश में रहना अच्छा नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। और इसीलिए बार बार कई सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो कहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ पोलराइजेशन करेगी और फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए पंकज जी, मुझे लग रहा है भविष्य में अगर ओवैसी साहब विफल होते हैं तो उनकी विफलता का कारण यही होगा। यहीं पे वो गलती करते जा रहे हैं। शुरुआत उनकी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आगे अगर उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी अगर मुसलमानों की और एक ही लकीर के पे अगर चले तो लकीर के फकीर बनने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बट अभी पैनल में किसी ने कहा कि मुसलमान बहुत समझदार है। बिल्कुल समझदार होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि सामने वाला कैंडिडेट हिंदू है, खान है, पठान है, ठाकुर है, कोई है। इससे अगर इतर होके अगर वो वोट करेगा तो वो अपना भला सोच पाएगा, अपने बच्चों का भला सोच पाएगा। अब बात यहाँ पे सिर्फ ये आ जाती है, ये कह देने भर से तो अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विफल हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की राजनीति नहीं करती है? सनातनी पार्टी कहने का वो दम नहीं भरती है? बिल्कुल भरती है। क्या अखिलेश यादव एक, अभी किसी ने कहा कि ये उनके जब तक पार्टी रहेगी, रहे, सादा भाई ने कहा कि यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। जो भी अगर कुछ होगा, पहला फल है वो यादव, जो भी होगा वो खाएगा। और यही जो है कमोबेश टीएमसी हो जाए, बसपा हो जाए, बसपा कितनी बड़ी पार्टी बन जाए, उनके यहाँ से प्रधानमंत्री या आरजेडी मुख्यमंत्री कोई बन जाए। आरजेडी मैं 2005 में रामविलास पासवान ने यही शर्त रखा था, आपको याद होगा, हाँ, किसी मुसलमान मैं को बिल्कुल मुख्यमंत्री बना दो हम आपको समर्थन दे देंगे। बिहार में तो यही बात तो अभी भी यदा कदा अभी कुछ ही चुनावों में पहले भी हुई है। सब दूसरे दलों ने ये भी कहा, लेकिन कोई माने तब ना। मैं वही कह रहा था, इसमें देखो लंबी लाइन है। आप उद्धव ठाकरे का देख लो। उद्धव ठाकरे क्या करते थे? एक वही लकीर पे चलते थे। वो वहीं की जनता ने, जिनके लिए वो ठेकेदारी करते थे, वो उठा के फेंक दिया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो गलती करी है वो बिल्कुल सामने आ गई है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ओवैसी साहब एक गलती करेंगे नहीं, जिसकी संभावना को मैं जता रहा हूं। अगर उन्होंने आज से ही अगर ये मान लिया कि मैं सर्वधर्म की राजनीति करूंगा, हर समाज को साथ में लेके चलूंगा, चाहे चुनाव 27 का, 28, 29, 30 का जो भी हो, मैं यादवों को भी टिकट दूंगा, हिंदुओं को भी टिकट दूंगा, मुसलमानों को भी टिकट दूंगा, तो मुझे लगता है ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सोचा कि सिर्फ मुसलमानों की मैं ठेकेदारी करूंगा, तो माफ कीजिएगा, कई सारे हमने नेता देखे। क्या आजम खान साहब इस दिशा में नहीं चले थे? बिल्कुल चले थे। मुख्तार अंसारी से लेके कई ऐसे पूर्व मुस्लिम नेता थे वो जो आगे बढ़े थे। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या? वो एक सीट पर सिमट के रह गए, एक पद, एक मंत्रालय तक वो सिमट के रह गए। आज उनको कोई नहीं जानता है, भविष्य भी उनको नहीं जानता है। मुझे लगता है अगर सर्वधर्म की राजनीति करती है, सबको लेके चलना है। और अच्छी बात ये कही जाती है कि एक देश एक चुनाव, एक व्यापार एक सेठ। जब एक एक की बात कही जाती है तो नारा तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं, चलिए लेकिन ठीक है, उसको एडमिट ठीक है, कोई नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले जो उनके धर्म से भी बाहर हैं, खासतौर पर आप अरविंद जयतिलक जी देखेंगे, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले ज्यादातर नेता पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने से सोचते थे या उनका स्टेटमेंट माइल्ड होता था। पर असुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जब उन्हें पाकिस्तान या दूसरे देश के खिलाफ बोलना होता है और भारत का पक्ष लेना होता है तो इतने आगे बढ़कर लेते हैं जैसे लगता है कि कोई जिसको कहते हैं ना कि तथाकथित राइटिस्ट बोल रहा हो।
और ये बात लोगों को बड़ी पसंद आती है, इसलिए असुद्दीन ओवैसी बहुत वैसे तबकों में भी काफी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि प्रो इंडिया उनका स्टेटमेंट बड़ा बहुत ही जबरदस्त होता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, या वो बाहर गए तो उनकी बड़ी चर्चा हुई। शशि थरूर कांग्रेस में रहते हुए भी उनकी बड़ी चर्चा हुई। तो असुद्दीन ओवैसी की इस राजनीति की वजह से आप ऐसा देख पा रहे हैं कि बिहार में उन्होंने कोशिश की दलित को साथ लाएं, अन्य लोगों को टिकट देने का प्रयास किया। अगर ये राजनीति भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरू कर दी और मुसलमानों का एक तबका अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये पूरे तनाव का विषय हो सकता है। बिल्कुल पंकज जी, देखिए कोई भी भावना राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है। वैसी साहब बैरिस्टर है, इस चीज को अच्छी तरह गांठ बांध लिया है कि राष्ट्र की भावना के साथ हम खड़े होंगे तो हमारा राजनीतिक विस्तार भी होगा, हमारा समर्थन भी होगा। देखिए मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं ओवैसी साहब को दो एजेंडे पे इस समय काम करते हुए देख रहा हूँ। एक तो सबके साथ कंधा जोड़ो, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो तथाकथित सेकुलर दल है, और दूसरा अगर वो कंधा जोड़ने को तैयार नहीं है तो उनके कंधे पर जम करके प्रहार करो। यानी राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचे। आपने देखा जब बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इंडिया के साथ गठबंधन के साथ नहीं हुआ, तो उनके ऊपर भाजपा से अधिक प्रहार करते हुए देखे गए। आपने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी देखा, सबसे अधिक हमलावर अखिलेश यादव के ऊपर हुए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं उनके अनुसार कि हमें जो है इंडिया गठबंधन में रखना नहीं चाहते हैं। तो लोगों के बीच इन्होंने अपने लोगों के बीच एक विमर्श छेड़ दिया कि भाई आपको अपनी हकदारी चाहिए, बुनियादी अधिकार चाहिए, या सिर्फ आप उन लोगों के कहने पर भाजपा हराओ अभियान का हिस्सा बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, जैसे कि अभी लोगों ने कहा कि एक केवल मुस्लिम समुदाय को लीडर है। जरा उठा के इतिहास देखिए, 90 के दशक से आप उत्तर भारत जो है जाति का, पंथ का, मजहब का वो खौलता हुआ कुंड है। आप रामविलास पासवान जी को देखिए, शरद यादव को देखिए, लालू को देखिए, मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे देखिए, सभी लोग एक सीमित दायरे से उठ करके एक जातियों को पकड़ करके, पिछड़े वर्ग को पकड़ करके राजनीति को जो है उस मुकाम पर ले गए, और जब जरूरत पड़ा तो वो अपने आप को जो है उस केचुल से बाहर निकाल करके सर्व समाज के लीडर बने। कुछ उसी तरह से ओवैसुद्दीन भी जो है तब मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ते हुए अपना विस्तारवादी रूप देने की चेष्टा राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जुड़ करके करते हुए देख रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह जो है लीग से हट करके जो लोग उनके विरोधी थे राजनीतिक, वे भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए कि ये भला व्यक्ति जो है राष्ट्र के साथ खड़ा है। बिल्कुल, पर यही धर्मेंद्र सिंह जी आपके साथ ये समस्या है, प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, क्योंकि आप कहेंगे वो बीजेपी की बी टीम है, वो कहते हैं देखो लोकसभा में हमने छोड़ दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं खड़ा होंगे, तुमको जितना जीतना है जीत लो, लेकिन विधानसभा में हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा साथ नहीं चाहते, ये हमारा असली रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते। बिहार से भी यही कहा गया, आप हैदराबाद में लड़िए, हम आपकी मदद करने आएंगे, लेकिन हैदराबाद से बाहर नहीं निकली। देखिए दो तीन बातें हैं। जो ओवैसी साहब मोदी जी की बात मैं कह रहा था, पूरा देश देश के साथ था, पूरा देश मोदी जी के साथ था, देश के प्रधानमंत्री के। लेकिन जब ट्रंप के कहने पर इन्होंने सीज फायर कर दिया, ट्रंप ने पहले अनाउंस किया, उस पर सवाल पूछना जब पूरा देश पूछने लगा क्या ट्रंप के कहने पर अगर किया था तो वहां कर देते, बताते देश को जस्टिफिकेशन। उस समय कोई सवाल पूछने नहीं आया। जो सच है, हमारी संप्रभुता गिरवी रख दिया। आज ट्रंप क्या कर रहा है? हमारी 14-15 साल की जो पॉलिसी थी प्रो अमेरिका हो गई, और आज हम कहां फंसे हैं? रोज हमारे ऊपर ट्रैफ लग रहा, धमकी लग रहा। दूसरी बात देखिए, देश के अंदर दो धाराएं हैं, एक है विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति की तरह, दूसरी है कि सर्व समाज को लेके चलने के जो भारत के संविधान को मानने वाले हैं उनकी तरह। अब अगर लड़ने की बात आती है एक सांप्रदायिक धारा के से लड़ने की बात, तो अगर कोई ये खड़ा होकर के उसकी तारीफ कर रहा है, उनसे लड़ने के बजाय आंदोलन को कमजोर कर रहा है, जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहा है, तो ये पूरा देश देख रहा है कि वो क्या चाहता है, उनकी क्या मंशा है, किसको कमजोर कर रहे हैं। सच ये है कि जो देश में विभाजनकारी शक्तियां हैं, देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहती है, देश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहती, उनके खिलाफ बोलने के बजाय आप जो लोग उनसे लड़ रहे हैं, उनको ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप किसकी भी टीम हुए? एक टीम कह देते हैं, किसकी कह दे भाई? सवाल आज यहाँ ये है, सादाब जी चले गए, सादाब जी चले गए। 17 लड़े, 24 लड़े तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए एक तो पंकज जी मैं बार बार कहूंगा, हम लोग पार्टी की बात करते हैं और बात करते हैं एथिक्स की।
अगर कोई व्यक्तिगत तुम तड़ाक को इस तरह बात करेगा तो ये बिल्कुल आप अगर चैनल पे कराएंगे तो बर्दाश्त वाली बात नहीं है। नहीं, ये हमने आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से इंटरवीन किया, मैं कैसे रिक्वेस्ट किया, मैंने आवाज तक डाउन कर दिया। धर्मेंद्र जी आप एक बार फिर से देखिएगा, मैंने आवाज तक म्यूट किया। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भी चैनल पर बैठे कम से कम इतनी एथिक्स हो कि किसी दूसरे के नेता के बारे में गलत बात, किसी दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी गलत करेगा तो वो ठीक नहीं है। और ये न बाहर समाज के लिए अच्छा है, न व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, दोनों चीज। चलिए, हाँ ठीक, चलिए पर रमेश ठाकुर जी, हमारी विचारधारा देश को सजो के लेके चलनी है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम देश के उत्तर प्रदेश के एक एक बूथ तक, एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं और उनको अपनी विचारधारा से अवगत करा रहे हैं। जो उनके हक हुकूक में भारतीय जनता पार्टी उस पर डाका डाल रही है, उनके जो बुनियादी सवालों पर जो संज्ञान नहीं ले रही है, उसके आधार पर मत मांग रहे हैं, प्रत्येक वर्ग से मांग रहे हैं। हमारे साथ ये कहना कि केवल एक वर्ग है उसको मुख्यमंत्री, अरे भाई हमने अल्पसंख्यक को भी टिकट दिया या किसी ने, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी को दिया, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन रमेश ठाकुर जी क्विक आंसर चाहूंगा। बीएमसी चुनाव में शाही मस्जिद संभल वाली और शाही इमाम मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चला उसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया, वक्फ संशोधन बिल को भी मुद्दा बनाया, सीएए को भी मुद्दा बनाया और कहा कि अखिलेश यादव इस पे चुप है। ये तमाम ऐसी पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर वैसी आक्रामक राजनीति क्यों नहीं करती, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती। आपको लगता है कि ये सारा स्टेटमेंट जो है वो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आगे बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली, और वो ओवैसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में कैसी होगी उसकी झलक है? नहीं, मुझे लग रहा है जो आपने बात कही, अगर ऐसा है तो धर्मेंद्र कुमार जी की जो बात है उस पर तो मोहर लगती है। कुल मिला के लब्बो-लुबाब ये है कि पूरे चुनाव में, पूरे कैंपेनिंग में महाराष्ट्र में उन्होंने टारगेट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को करा, अखिलेश यादव जी को करा, भाजपा को कहीं उन्होंने नाम ही नहीं लिया। नहीं, तो पर ये आरोप उन पे भी है कि अबू आजमी ने एआईएमआईएम को टारगेट किया, शिवसेना और बीजेपी को नहीं किया। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल सही बात है, वही बात आ जाती है ना। अब वही ना, ये समझ में नहीं आता है राजनीतिक दलों का कौन किसके साथ है प्रेजेंट टाइम में, और कल कौन किसके साथ आ जाएगा और कौन किसकी विचारधारा से जुड़ जाएगा। क्या शिवसेना को कभी आपने सोचा था, जो बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व को लेके आगे चले और जिस विचारधारा को उन्होंने जिए, जिसके साथ वो मरे, तो उसमें उनके जो नई पौधी ने उन्होंने उससे समझौता कर लिया, सेकुलर शब्द जोड़ लिया, कांग्रेस से जाके उन्होंने हाथ मिला लिया। अब जनता भी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि भैया कहो कुछ और करो कुछ। तो वही कारण मुझे लगता है आज भी होने वाला है। और रही बात, जो नेता जो करते हैं वो सिर्फ अपने नफे नुकसान के लिए करते हैं, मौजूदा समय की जैसी नब्ज होती है उस नब्ज को पकड़ के चलते हैं। यही बात तो इन्होंने उठा दिया, इन्होंने यही बात तो कही कि हम कब मिल गए बीजेपी से, इन्होंने यही बात कही कि साक्षी महाराज, कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आ गए, ये भी बीएमसी चुनाव में कहा गया। और ये बार बार इनकी पार्टी के नेता, एआईएमआईएम के पार्टी के नेता कहते हैं, ये कहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, पार्टी टूट गई, भाजपा की सरकार बन गई। ये कहते हैं कि जो शिवसेना मुसलमानों के विरोध में राजनीति करती थी उससे कांग्रेस मिल गई, तो आखिरकार कौन बीजेपी की बी टीम है? हम तो नहीं है। और ये बात उनकी अब लोग समझने लगे हैं। बीएमसी का परिणाम तो यही कह रहा है। सीमांचल में भी आक्रामक राजनीति मैंने देखा, मैं खुद कवर कर रहा था, जो लोग उनको जिताना चाह रहे थे वो यही बात कर रहे थे। अरविंद जयतिलक जी। बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा। देखिए, सवाल ये उठता है कि ओवैसी साहब भाजपा पर हमला करके क्या पाएंगे। भाजपा पर तो हमला कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, पूरा विपक्ष कर रहा है। यह सच्चाई है कि सबकी सियासी जमीन एक ही है। अच्छी तरह से ओवैसी साहब जानते हैं कि अगर हम सपा पर हमला करेंगे, कांग्रेस पर हमला करेंगे, तो सियासी जमीन का एक टुकड़ा हमें भी हासिल हो सकता है। भाजपा की सियासी जमीन तो इनके हिस्से में आने वाली नहीं है। अब वो अपने अखाड़े में चाहते हैं कि अखिलेश यादव को भी ले आए। जिस तरह से वो संभल का मसला उठा रहे हैं, दिल्ली इंक्रोचमेंट का मामला उठा रहे हैं,
तमाम तरह के, क्या वो हौसला समाजवादी पार्टी के लीडर में है? सवाल इस बात का है, क्या उस तरह से वो लंगोट पहन करके उस अखाड़े में कूदने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल नहीं। उसे डर है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो हिंदू वोट है वो भी जो है वो फिसल सकता है। आज तक देखिए अखिलेश जी बड़े लीडर है, अयोध्या की तरफ रुख नहीं की, आखिर वो कितनी कुर्बानी दे। दूसरी बात, जो धर्मेंद्र जी विद्वान प्रवक्ता है, वो अभी कह रहे थे कि ओवैसी साहब मोदी जी की तारीफ के 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाला था। आदरणीय नेताजी तो मोदी साहब को आशीर्वाद दिया कि जाइए अगला प्रधानमंत्री आप होंगे। देखिए धर्मेंद्र जी राजनीति पलट करके वार करती है और देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से नजर रख रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 में ओवैसी साहब जिस सधे कदम के साथ आ रहे हैं, अगर भाजपा हराओ अभियान के साथ मुसलमान जाएगा तो सपा के साथ रहेगा पंकज जी, और अगर जो अपनी हकदारी के लिए, बराबरी के लिए बात करेगा तो फिर जाएगा वो ओवैसी के साथ। चलिए, सवाल वही है कि 19 से 20% वोट पे ज्यादा हक किसका? सवाल वही है कि जिस तरीके से AIMIM ने सीमांचल पर ध्यान दिया, क्या उत्तर प्रदेश में वो पश्चिम पर ज्यादा ध्यान देगा, पश्चिम वेस्टर्न यूपी पे ज्यादा ध्यान देगा? क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या कहीं ज्यादा है। और इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि BMC में जो AIMIM का प्रदर्शन है, क्या वो अखिलेश यादव के लिए टेंशन की वजह बनेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम लगातार ढूंढते रहेंगे, बताते रहेंगे और जो कुछ भी होगा आपके सामने रखते रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी आपका, मोहम्मद शादाब चौहान जी आपका, रमेश ठाकुर जी, अरविंद जयतिलक जी, इस अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH